नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज राजस्थान के इतिहास में एक नए राजवंश के बारे में पढ़ेंगे और इस वंश का नाम क्या है? गुर्जर प्रतिहार राजवंश। कौन सा? गुर्जर प्रतिहार राजवंश। विद्यार्थियों, इस राजवंश का राजस्थान में इतना रोल नहीं है जितना भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक राजपूत काल चलता है पूरा। मिडाइवल हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कौन सा काल चलता है? राजपूत काल चलता है। तो यानी कि राजपूत शासकों ने अलग अलग क्षेत्र में शासन किया था। तो जैसे गुजरात के आसपास चालुक्यों ने किया था, कर्नाटक के आसपास राष्ट्रकूटों ने किया था। इसी प्रकार ये जो बंगाल वाला या बिहार के आसपास वाला जो क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पर पाल वंश का शासन रहा है। किसका रहा है? पाल वंश का शासन रहा है। यहाँ पर राष्ट्रकूटों का शासन रहा है। ठीक है, गुजरात में चालुक्यों का रहा है। और अगर आप उत्तर प्रदेश और एमपी का कुछ वाला पार्ट जो देखते हैं, जैसे उज्जैन वाला पार्ट है, उज्जैन में, कन्नौज में, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा है। और आपको पता है कि त्रिगुट संघर्ष भी चला था, काफी वर्षों तक चला था ये संघर्ष। और ये तीन रियासतों के बीच में चला था विद्यार्थियों। तीन वंशों के बीच में त्रिगुट संघर्ष चला था। और तीन जो वंश है वो कौन कौन से? एक तो राष्ट्रकूट। कौन सा? दक्षिण के राष्ट्रकूट। और गुर्जर प्रतिहार मैंने बता दिया। गुर्जर प्रतिहार अलग अलग जगह क्षेत्र, अलग अलग समय पर अलग अलग राजधानी रहेगी इनकी। एक कभी कन्नौज रहेगी, कभी उज्जैन रहेगी, कभी भीनमाल रहेगा, कभी मंडोर रहेगी। ठीक है ना? और एक पाल। पूर्व की तरफ कौन से थे? पाल। दक्षिणी की तरफ कौन से थे? और उत्तर की तरफ कौन से थे? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार। आज हम जिस वंश के बारे में पढ़ने की तरफ जा रहे हैं उसका नाम क्या है? गुर्जर प्रतिहार राजवंश। अब गुर्जर प्रतिहार राजवंश को राजस्थान में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि राजस्थान में आपने देखा होगा मंडोर, जोधपुर में है मंडोर। तो मंडोर कभी इनकी गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी रही थी। और एक इधर पड़ता है भीनमाल। भीनमाल कहाँ पर है? जालोर में। तो भीनमाल भी इनकी राजधानी रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गुर्जर प्रतिहार, अगर देखो इनका नाम गुर्जर क्यों पड़ा उसके पीछे कारण अलग है। कुछ इतिहास, जब भी किसी वंश के बारे में पढ़ोगे तो प्रारंभिक स्रोत प्रॉपर जानकारी नहीं देते हैं आपको। लेकिन फिर भी ज्यादातर इतिहासकार क्या मानते हैं वो मैं बता देता हूँ। गुजरात में एक वंश शासन करता है जिसका नाम है चालुक्य। कौन सा है? चालुक्य। चालुक्य जो गुजरात राजपूत है, क्या है? राजपूत है। अब इनके यहाँ पर द्वारपाल के रूप में या प्रतिहार, प्रतिहार का मतलब क्या होता है? द्वारपाल। ये जो गुर्जर प्रतिहार लिखा है इसका मतलब क्या है? द्वारपाल। कहते हैं कि ये चालुक्य के यहाँ द्वारपाल के रूप में नौकरी करते। इसके रूप में? द्वारपाल के रूप में। और बाद में इन्होंने जो गुजरात के आस वाला क्षेत्र है गुजरातरा। कौन सा? गुजरातरा। इस क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया था। इस पर गुजरातरा क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया था। इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? गुर्जर पड़ गया विद्या। तो गुर्जर नाम पड़ने के पीछे तो कि इस क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था। और प्रतिहार क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये पहले द्वारपाल के रूप में काम करते थे, इसलिए कहते हैं। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात बताएंगे, कौन से इतिहासकार ने क्या बात बोली वो सारी बात मैं आपको लिखाऊं। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आता है विद्यार्थियों, तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश का जो संस्थापक है, आदि पुरुष है या मूल पुरुष है, वो किसे माना जाता है? हरिश्चंद्र को। किसको माना जाता है विद्यार्थियों? हरिश्चंद्र। तो सबसे पहली बात तो हमें याद रखना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है वो हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसको माना जाता है? हरिश्चंद्र को माना जाता है। दूसरी बात, अब राजस्थान में दो, अगर वर्तमान राजस्थान देखते हैं हम, तो दो जगह इनकी राजधानी रही है। एक तो मंडोर में रही है और एक कहाँ रही है? भीनमाल में रही है। तो विद्यार्थियों, मंडोर को जो राजधानी बनाया था वो बनाया था रज्जिल ने। किसने बनाया था? रज्जिल ने बनाया था। तो मंडोर में संस्थापक कौन रहेगा इनका? रज्जिल रहेगा। और भीनमाल में भी भीनमाल को भी विद्यार्थियों इन्होंने राजधानी बनाया था अपनी। तो भीनमाल में रहता है नागभट्ट फर्स्ट। कौन रहता है? नागभट्ट फर्स्ट रहता है। तो भीनमाल में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक किसको माना जाएगा? नागभट्ट फर्स्ट को माना जाएगा। और मंडोर में किसको माना जाएगा? रज्जिल को माना जाएगा। और कंप्लीट अगर गुर्जर प्रतिहारों का हम देखें कि इनका मूल पुरुष या आदि पुरुष या संस्थापक कौन है, तो हरिश्चंद्र है। फिर इसके बाद में
नागभट्ट फर्स्ट ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी विद्यार्थी उज्जैन को। किसको बनाया था? उज्जैन को। पहली राजधानी तो उसने भीनमाल को बनाई थी, और फिर किसको बना ली थी? उज्जैन को। तो उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन है? नागभट्ट फर्स्ट ही है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में एक आएगा नागभट्ट सेकंड। कौन सा आएगा? नागभट्ट सेकंड। ये अपनी राजधानी बनाएगा विद्यार्थियों कन्नौज को, और कन्नौज पड़ता है यूपी में, जो कि इनका लास्ट में जाकर काफी शक्तिशाली हो गए थे वहां पर, और अपना मूल केंद्र फिर बाद में वहां से बनाया था इन्होंने। और लास्ट में जाकर आपको पता है कन्नौज को लेकर त्रिगुट संघर्ष हुआ था, तीन वंशों के बीच में। कौन कौन सा? नीचे दक्षिण की तरफ से राष्ट्रकूट, पूर्व की तरफ से पाल वंश, और ये खुद उत्तर में थे ही कन्नौज में। ये कहते थे कि भाई हमारा अधिकार है यहाँ पर, लेकिन आपस में तीनों लोग लड़ते थे, तीनों वंश लड़ते थे, और फाइनली जीत गुर्जर प्रतिहारों की हुई थी। फाइनल रूप से हम ये कह सकते हैं कन्नौज पर अधिकार किसका हो गया था? गुर्जर प्रतिहारों का। ठीक है ना? तो आपके सामने देखो ये संस्थापक क्या पूछता है वो एग्जामिनर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपसे पूछा जाए गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन? हरिश्चंद्र बताना है आपको। आपसे पूछा जाए मंडोर में, या मंडोर को राजधानी किसने बनाई पहली बार? रज्जिल ने बनाई विद्यार्थी। तो मंडोर में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन? रज्जिल। भीनमाल में कौन? नागभट्ट फर्स्ट। और उज्जैन में कौन? नागभट्ट फर्स्ट ही, उज्जैन एमपी वाला। तो उज्जैन में भी कौन था? नागभट्ट फर्स्ट ही था। और कन्नौज में किसने स्थापना की थी? नागभट्ट सेकंड है। तो ये 3 या 4 नाम जो भी है वो आपको याद रखने हैं। और बाकी तो इनके समय कौन कौन सा इनका क्रॉनिकल तरीके से देख लेते हैं, कौन किसके बाद में शासक बना, और किस किस के समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है। ये था विद्यार्थी इनका संस्थापक। नेट से फोटो उठाई गई सारी। और गुर्जर प्रतिहार वंश अपने आप को विद्यार्थियों लक्ष्मण का वंशज बताता है। किसका? भगवान राम का छोटा भाई है, जिसका नाम क्या है? लक्ष्मण। तो ये खुद रघुवंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? रघु भाई, राम हो चाहे लक्ष्मण हो, दोनों भाई है तो रघुवंशी है ये। और इनको सूर्यवंशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यवंशी कहते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार जो शासक है वो विद्यार्थियों अपने आप को रघुवंश या सूर्यवंश से जोड़ते हैं। ये लक्ष्मण का वंशज बताते हैं अपने आप। सबसे पहले लिखो आप, गुर्जर प्रतिहार वंश स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। किसका? लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। किसका वंशज मानते हैं? लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। अर्थात सूर्यवंशी या रघुवंशी मानते हैं। निकले? अब देखो विद्यार्थियों, हम हमारा जो टॉपिक है इसका नाम क्या है? गुर्जर प्रतिहार। तो इन प्रतिहार का अगर हम अर्थ देखते हैं, प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल। क्या होता है? देखो, प्रतिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ द्वारपाल होता है। देख लिए? अब देखो, शुरुआत में किस क्षेत्र में शासन करते हैं? गुजरात रा। देखो, इनका संबंध गुजरात रा प्रदेश से है, या क्षेत्र से, जो भी लिखना चाहते हो। इसलिए ये गुर्जर प्रतिहार कहलाए। क्या कहलाए? गुर्जर प्रतिहार कहलाए। देख लिया विद्यार्थियों? जिस प्रकार आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें 2 वंश आते हैं मुख्य रूप से। एक तो आता है मौर्य वंश। कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य, इनका नाम सुना होगा।
और एक आता है गुप्त वंश। तो ये कहते हैं कि इनके पूर्वज कभी न कभी मौर्य वंश या गुप्त वंश से रिलेटेड थे। देखिएगा, इनकी तुलना प्राचीन राजवंश, मौर्य और गुप्त वंश से की जाती है। देखिएगा, गुर्जर प्रतिहारों की अलग अलग समय अलग अलग राजधानियां थी। राजधानी से शासन संचालित होता है, आपको पता है। गुर्जर प्रतिहारों की अलग अलग समय अलग अलग राजधानियां थी। अलग अलग राजधानियां थी। तो विद्यार्थियों, इन्होंने कौन से प्रदेश में, कौन से क्षेत्र में अपना शासन किया था? गुजरात प्रदेश में। कौन से में किया था? गुजरात प्रदेश में किया था, इसलिए इनको गुर्जर कहने लग गए। और प्रतिहार क्यों कहते थे? क्योंकि द्वारपाल के रूप में काम करते थे। कुछ इतिहासकार बताएंगे आगे का चालुक्य जो राजवंश हुआ करता था गुजरात में, उनके द्वारपाल हुआ करते थे इनके पूर्वज। अब देखो, फिर ये गुजरात प्रदेश की राजधानी बनाते हैं विद्यार्थियों, एक तो मंडोर को बनाएंगे, मंडोर को बनाएंगे, और एक बनाएंगे भीनमाल को बनाएंगे, भीनमाल को। एक बनाएंगे बाद में जब काफी शक्तिशाली हो जाएंगे जब उज्जैन को, और एक बनाएंगे कन्नौज को। तो अलग अलग समय अलग अलग राजधानियां रही इनकी, तो लिख लो। जैसे मंडोर, मंडोर, भीनमाल, उज्जैन, जालोर। सॉरी सॉरी, मंडोर पड़ता विद्यार्थी जोधपुर में, और भीनमाल जालोर में, और उज्जैन वर्तमान एमपी, और कन्नौज वर्तमान। देख लिया विद्यार्थियों, एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है, आप मारवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आता है मुणोत नैणसी। हालांकि वो राठौड़ वंश से रिलेटेड इतिहास लिखता है, लेकिन वहां पर मंडोर जो क्षेत्र आता है या मारवाड़ जो क्षेत्र था, यहाँ पर कभी न कभी गुर्जर प्रतिहारों का भी शासन रहा है। तो फिर हमें जानकारी मुणत नैणसी भी देता है इनके बारे में। किसके बारे में? गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। मुणत नैणसी ने इनकी 26 शाखाएं बताई है। कितनी? 26 शाखाएं बताई है। उसमें से 2 शाखा इनकी राजपुताना में थी। कौन कौन सी? एक तो मंडोर में और एक भीनमाल में। देखिएगा, मुणोत नैणसी ने अपने ग्रंथ मुणोत नैणसी ने अपने ग्रंथ, नाम लिख लो, मारवाड़ प्रगनारी विगत, मारवाड़ रा प्रगनारी विगत में इनकी 26 शाखाएं बताई है। इनकी 26 शाखाएं बताई है, जिसमें से 2 शाखाएं मंडोर और भीनमाल थी, है ना? 2 शाखाएं कौन सी? एक तो मंडोर, दूसरी अब देखो विद्यार्थियों, एग्जाम की दृष्टि से पढ़ो। यही पूछा जाएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र। और मंडोर में कौन है? रज्जिल। और जालोर में कौन है? नागभट्ट फर्स्ट। और कन्नौज में कौन है? नागभट्ट द्वितीय। ये 4 पॉइंट लिख लो। देखो, नोट डाल के, यहां से सवाल बनेगा ही मान के चलो आप, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना अपने को। देखो, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक
कौन था? हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। मंडोर की जो शाखा है इनकी, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तज्जिल। मंडोर कहाँ पड़ता है? अगला लिख सकते हैं आप, भीनमाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? नागभट्ट फर्स्ट। भीनमाल कहाँ पड़ता है? उज्जैन, एमपी में, वर्तमान एमपी है ना। इनका संस्थापक कौन है? नागभट्ट फर्स्ट ही, सेम ही है ना, ने दो राजधानियां बनाई थी अपनी। नागभट्ट फर्स्ट। कन्नौज, कन्नौज कहाँ पड़ेगा? बदायूं, कन्नौज और नाम सुना होगा ना आपने, ये सब यूपी में। कन्नौज, और इसका नागभट्ट सेकंड। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, नाग मिडल, नागभट्ट द्वितीय। अब देखो भाई, कब से कब तक इन्होंने भीनमाल में शासन किया, कब मंडोर में किया, कब कन्नौज में किया, कब उज्जैन में किया, इस बात को लेकर अलग अलग इतिहासकार अलग अलग जानकारी देते हैं। मतलब ये जो तिथि है ना, इसको लेकर बड़ी, तो आगे कर लो ना थोड़ा थोड़ा। हाँ, गड़बड़ कैसे हो रहा है? देखो, इनका शासन, गुर्जर प्रतिहारों का शासन मतलब कब से कब तक शासन किया था? छठी शताब्दी से। देखो मुख्य रूप से तो ये वाला पार्ट कहलाता है, छठी शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक। अब 2 5 10 साल आगे पीछे हो सकता है ना, छठी शताब्दी से, क्योंकि एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। इनका शासन छठी से 10वीं शताब्दी तक रहा था। और मुख्य रूप से विद्यार्थियों 8वीं से 10वीं शताब्दी का जो काल है, वो इनका मतलब स्वर्ण काल कहलाता है, मतलब अच्छा काल कहलाता है इनका। उस समय काफी इनका वर्चस्व था। देखिएगा, ये 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक काफी प्रभावशाली रहे थे। लास्ट में जाके कन्नौज। तो विद्यार्थी, इन्होंने वैसे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि छठी से लेकर 10वीं शताब्दी तक शासन किया था। कब से कब तक? छठी से लेकर 10वीं शताब्दी तक। हालांकि इनका वंश पहले भी चला आ रहा था, लेकिन शासन करने का काम ये छठी शताब्दी के आसपास कर देते हैं और 10वीं शताब्दी तक चलता रहेगा। और इनका पीक पॉइंट कौन सा होता है? 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी, इसी टाइम पीरियड के बीच में आ रहा ना, 8वीं से लेकर 10वीं तक। तो काफी प्रभावशाली रहे थे। और इस समय भारत में अरब आक्रमण भी हुआ था विद्यार्थियों। तो अरब अरब वालों से जो प्रतिद्वंदिता करने का काम किया था, वो किसने किया था? गुर्जर प्रतिहारों ने किया था। देखिएगा, इन्होंने लगभग 200 सालों तक
अरब आक्रमणकारियों का, अरब आक्रमणकारियों का प्रतिरोध किया था। विद्यार्थी जरूर नहीं है आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ें, बिना सिलेबस के हिसाब से भी आपको एक बार अपने भारत का इतिहास तो पढ़ना ही चाहिए, ताकि पता तो रहे हम कौन से देश में रह रहे हैं, हमारे देश का क्या इतिहास रहा है। अब इनका पीक पॉइंट कब रहा था? 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक। तो उस समय ये फिर कला को भी बढ़ावा देंगे। देखिएगा, 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में मंदिर निर्माण, और मंदिर निर्माण कौन सी कला में आता है? ब्रैकेट में स्थापत्य कला, मंदिर निर्माण में ब्रैकेट में स्थापत्य कला में गुर्जर प्रतिहार शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली, जिसे महामारू शैली भी कहते हैं ना, इनकी जो स्थापत्य शैली उसका नाम क्या था? महामारू शैली। गुर्जर प्रतिहार शैली ब्रैकेट में महामारू शैली का निर्माण भी किया था। देखो विद्यार्थी, अब इनकी इस वंश की स्थापना कब हुई, तो इस बात को लेकर अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग साहित्य, अलग अलग पुरातात्विक स्रोत अलग अलग जानकारी देते हैं। तो एक बाउक शिलालेख है जोधपुर में, बाउक शिलालेख जानकारी देता है कि अब जोधपुर में मिला है, अब जोधपुर में मिला तो इनसे रिलेटेड जानकारी दे सकता है वो। और वो जानकारी हमें ये देता है विद्यार्थियों के गुर्जर प्रतिहारों की जो इस वंश की स्थापना है वो 6वीं शताब्दी लगभग आधी हो गई थी, उस समय इसकी शुरुआत हुई थी। देखिएगा, जोधपुर के बाउक शिलालेख के अनुसार, बौक या फिर बाउक, जोधपुर के बाउक शिलालेख के अनुसार इनका अधिवास मंडोर में शासन किया नहीं इन्होंने, मंडोर मारवाड़ के भीतर ही आता है। इनका अधिवास मारवाड़ क्षेत्र में लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास हो गया, नहीं 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हो गया था, मतलब हाफ द्वितीय चरण में हो गया था, द्वितीय चरण में हो गया था। देखो आपके गुर्जर प्रतिहारों से क्या सवाल बनता है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। तो 4 पॉइंट लिखा है ना मैंने आपको, मुख्य रूप से सवाल वहां से बनता है। लेकिन कभी डीप बन गया तो बाई चांस फिर क्या करेंगे हम? केवल 4 फैक्ट लिखा के फ्री हो जाए? नहीं हो सकते ना, मेरा जमीर गवाह नहीं देता, मैं 4 फैक्ट लिखा के साइड में नहीं हट सकता, तो आपको पूरा ही लिखाऊंगा जो भी इसके बारे में है। और जैसे भारत का पढ़ोगे तब तो बिल्कुल ही अलग पढ़ने को मिलेगा आपको, संस्थापक तो यही रहने वाले हैं, लेकिन जो घटना है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी वहाँ पर। मैं राजस्थान के संदर्भ में आपको पढ़ा रहा हूँ मुख्य, क्योंकि वहाँ तो वो कन्नौज में और जो जितने भी उनके जो त्रिगुट संघर्ष हुआ था उसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखाना पड़ता है, कब कौन कौन सा युद्ध हुआ, किस किस के बीच में हुआ, क्या क्या घटनाएं घटित हुई, वो सारी बातें लिखानी पड़ती। जैसे कोई युद्ध होता है, कोई सा भी युद्ध मान लीजिए, तो गुर्जर प्रतिहारों की तरफ से किसने लीडरशिप की, राष्ट्रकूट की तरफ से अगर आक्रमण हुआ तो उसकी लीडरशिप किसने की, युद्ध के कारण क्या थे, क्या परिणाम निकले थे उनके, वो भारत का जब भूगोल सॉरी भारत का जब इतिहास पढ़ते हैं उस समय लिखाते हैं, और वो भी बहुत डीप पढ़ाते हैं तब। देखो, डॉक्टर R C मजूमदार के अनुसार, के अनुसार डॉक्टर R C मजूमदार के अनुसार
देखिएगा, गुर्जर प्रतिहारों ने 6ठी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक छठी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों का या अरब आक्रमणकारियों के लिए वादक का काम किया था। तो मैंने बताया ना, इनका जो टाइम पीरियड है उसको लेके भी अलग अलग विद्वान अलग अलग बात बोलेंगे। सामान्यतः तो मैंने बता दिया 6ठी से लेकर 10वीं तक, और पीक पॉइंट कब था? 8वीं से लेकर 10वीं तक। अब हो सकता है थोड़े बहुत आगे पीछे सनों को ले जाएंगे, जैसे डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ले गया 6ठी से, लेकिन शुरुआत तो सही बताई इसने, लेकिन एंडिंग थोड़ा सा और आगे ले गया, 11वीं शताब्दी तक ले गया। ये भी कई बार पूछा। हेनसोंग का नाम सुना क्या आप? कौन था? कहाँ का यात्री था? भारत भ्रमण पर आया था ये, चीन का। देखिएगा, चीनी यात्री हेनसोंग, हेनसोंग लिख लेना, आप तो ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। हेनसोंग ने भारत की यात्रा की थी। जिनका यात्रा वृतांत का नाम, जिनके भाई यात्रा करते तो उसके बारे में लिखते भी था ना वो किसी ग्रंथ में, जिनके यात्रा वृतांत का नाम टी यू, अंग्रेजी मत लिखना, टी यू की है। क्या नाम है? टी यू की है, जिसमें उन्होंने कू चे लो, ये शब्द है, कुचेलो शब्द का, आप एक साथ मतलब लेना, कुचेलो, कुचेलो शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ गुर्जर देश है। इसका अर्थ क्या है? चाइनी भाषा में क्या है? गुर्जर देश या प्रदेश, गुर्जर देश है। और यात्रा वृतांत का नाम क्या है? टीयू की। देख लिया? वापस बोलना, सेंडे जमाने। हाँ, गुर्जर देश है। और इसने बताया ये जो कुचेलो जो देश है, मतलब गुर्जर प्रदेश है, गुर्जर प्रतिहारों का, इसकी राजधानी थी भीनमाल। क्या बताया था इसने? भीनमाल। लेकिन उसने भीनमाल थोड़ी लिखा होगा, जब गुर्जर देश को उसने कुचेलो लिखा है तो उस भीनमाल थोड़ी लिखा होगा, उसने लिखा विद्यार्थी इसके लिए पी लो मोलो। क्या लिखा है? पी लो मो लो। और संभवतः इसका अर्थ क्या है? भीनमाल। देखो, एक मिनट, कुचेलो लिखा है ना, जिसकी राजधानी पी लो में लो, हाइपन चिन्ह लगाना इनके बीच में, पी लो मो लो की। और पी लो मोलो का अर्थ भीनमाल। और भीनमाल मतलब जालोर। और ये आपको पता है कि जालोर में जालोर इनकी राजधानी रही है। क्या भीनमाल इनकी राजधानी रही कि नहीं रही? जब भी हम किसी वंश का इतिहास जानते हैं, तो अगर किसी विदेशी कोई यात्री आया घूमने के लिए और उसने कोई वृतांत लिखा अपना, तो उसको भी हम देखते हैं एक बार, तो कभी उसने क्या जानकारी दी इनके बारे में। लिख लिया? देखिएगा, अरब यात्रियों ने, इनके समय अरब आक्रमण भी हुए थे। देखिएगा, अरब यात्रियों ने गुर्जरों को दुर्ज कहा है। अरब यात्रियों ने इन गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा है? दुर्ज कहा है।
देखो, अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुजर कहा है। क्या कहा है? अल गुर्जर कहा है। गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा है? तथा इनके राजा को गोरा कहकर पुकारा है। राजा को क्या कहा है इन्होंने? देखो, अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों के लिए कौन सा शब्द यूज लिया है? अल गुर्जर। और इनका जो शासक होता था, राजा होता था, उसको क्या कहा है? गोरा। हर्ष चरित्र एक पुस्तक है विद्यार्थियों, ग्रंथ है। किसने लिखा है? सूतवंश पढ़ते हैं तो उसके बाद में आता ना हर्ष। हर्ष के बारे में विवरण मिलता है हर्ष चरित्र में। वो किसने लिखा है? लिखा है बाणभट्ट ने। तो बाणभट्ट ने जो हर्ष चरित्र की रचना की थी, तो हर्ष चरित्र में भी इनके गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी मिलती है, ध्यान रखना। तो लिखिएगा, बाणभट्ट के ग्रंथ हर्ष चरित्र में भी गुर्जरों का वर्णन मिलता है। संभव तो फिर ये गुर्जर जिसके यूज लिया है ना, इसका मतलब गुर्जर प्रतिहारी होंगे। और 6ठी शताब्दी के आसपास का ही ग्रंथ है ये। देख लिया? एहोल अभिलेख का नाम सुना है? एहोल अभिलेख का नाम सुना है क्या? एहोल अभिलेख, ये विद्यार्थियों चालुक्य वंश का एक शासक है, जिसका, और चालुक्य वंश का शासन कहाँ रहा है? गुजरात में। कहाँ रहा है? गुजरात में। चालुक्य वंश का एक शासक है जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय, उसका अभिलेख है। देखिएगा, एहोल अभिलेख में पुलकेशिन, एक मिनट, चालुक्य शासक, चालुक्य नरेश, नरेश राजा को कहते हैं ना, चालुक्य नरेश, पुलकेशिन द्वितीय ने गुर्जर जाति का उल्लेख किया है। मतलब हमें इस गुर्जर जाति के बारे में या गुर्जर प्रतिहारों के बारे में एहोल अभिलेख भी जानकारी देता है। और एहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन सेकंड का। और इसका कौन से वंश से संबंध है? चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश ने मुख्य रूप से शासन किया विद्यार्थियों गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। तो ये एहोल अभिलेख भी कहां होगा? गुजरात में होगा, जाहिर सी बात है। अब देखो, आप हमेशा एक बात याद रखना, इतिहास में मैंने जितना भी इतिहास पढ़ा उसमें एक कॉमन बात देखी है कि अगर कोई इतिहासकार विदेशी है और वो किसी राजवंश के बारे में लिखता है, तो इस राजवंश के लोग मूल रूप से कहाँ के थे? विदेश के बताता है वो। कहाँ के बताता है? विदेश के, मतलब भारत के कभी नहीं बताएगा वो। हाँ ठीक है, अपवाद सब जगह मिलता है, वो बात अलग है, बट ज्यादातर विदेशी बताएगा। अगर माना कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, तो ज्यादातर इनको कौन से वंश से जोड़ेगा? ब्राह्मणों से जोड़ने की कोशिश करता है। और राष्ट्रवादी इतिहासकार जो होते हैं, वो हमेशा इन्हें हमारे राष्ट्र से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि एक इतिहासकार को बिल्कुल निष्पक्ष होकर इतिहास लिखना चाहिए, ताकि भावी पीढ़ियों को हमें सही इतिहास मिल सके। क्योंकि वापस हम थोड़ी खोजेंगे कौन कौन सा स्रोत कहाँ मिला और उसको एकत्रित करके इतिहास हम थोड़ी लिखेंगे। कोई पुराने इतिहासकारों ने इतिहास लिख दिया, उसी को हम पढ़ते हैं, वही कॉपी होता है आगे पीछे। ये नहीं आ रही। अब देखो, अलग अलग इतिहासकार इनको अलग अलग जाति से जोड़ते हैं। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी क्या कहते हैं, उनके बारे में लिखो। डॉक्टर गौरीशंकर डॉक्टर
गौरी शंकर हीराचंद ओझा गुर्जर प्रतिहारों को क्षत्रिय मानता है, ये क्षत्रिय मानते हैं। एक नाम लिख रहा हूं विद्यार्थियों, जॉर्ज कैनेडी। नाम से कैसा लग रहा है? विदेशी। तो इन गुर्जर प्रतिहारों को ईरानी मूल का मानता है, ईरानी मूल का मानता है। गुर्जर प्रतिहार कहां से आए थे? ईरान से आए थे। एक का नाम मिस्टर जैक्सन, नाम से क्या लग रहा है? ये भी क्या बताएगा? विदेशी बताएगा, ध्यान रखना, देखिएगा। इसने बंबई गजेटियर में गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी बताया। कैसा बताया विद्यार्थियों? विदेशी बताया। एक कनिगम का नाम सुना होगा आपने, पढ़ा होगा इतिहास तो जरूर सुना होगा। कनिगम, कनिगम ने विद्यार्थियों इनको कनिगम क्या बताएगा? भारतीय बताएगा कि विदेशी बताएगा? एक वंश है भारत में जिससे वंश ने शासन किया था, जिसका नाम है कुषाण वंश, वो विदेशी था। कुषाण वंश से संबंधित बताया है। पढ़ो इतिहास भारत का जल्दी। कुषाण वंश ही बताया, कुषाण वंश से संबंधित बताया। कुषाण वंशी बताया। देखो डॉक्टर भंडारकर ने इन्हें एक जाति विदेशी जाति खिजर जाति, कौन सी जाति? खिजर जाति की संतान बताया। खिजर जाति की संतान बताकर विदेशी बताया है, मतलब विदेशी साबित करने की कोशिश की उसने। देखो स्मिथ स्टैनफोर्ड, ये विद्यार्थी उनको हूण वंश से संबंधित बताता है। किससे? हुणवंश, हुणवंश ही बताया। आप पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, उसमें हुण वंश, कुषाण वंश, ये सारे वंश आते हैं वहां पर। कनिष्क का संबंध किससे था? कुषाण वंश से। इतिहास किस किस के पास रहा है आपके पास? मतलब जैसे 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, एक दो चार, आपके पास भी है? अब है, पहले क्या था? होम साइंस में क्या होता है? हैं, घर बनाते हैं? घर के सामान के बारे में बताते हैं? तो घर में क्या क्या सामान होना चाहिए यूं? सही था तो बढ़िया था उसको। क्या दिक्कत है? इनकी कुलदेवी लिख लो विद्यार्थी, गुर्जर प्रतिहारों की चामुंडा माता कुलदेवी। ये तो मैंने लिखा ही दिया, मतलब अलग अलग जगह, जैसे भीनमाल का कौन संस्थापक था, मंडोर का कौन था, और गुर्जर प्रतिहारों का कौन संस्थापक किसको मानेंगे हम, और कन्नौज का किसको मानेंगे। चारों बात तो लिखवाई दी, इनको लिखने की आवश्यकता तो है। अब मैं लिखा देता हूँ आपको हरिश्चंद्र के बारे में, हेडिंग डालो। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र।
हरिश्चंद्र लिखो विद्यार्थी। देखो, इसे गुर्जर प्रतिहार वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक ऑब्लिक आदि पुरुष ऑब्लिक मूल पुरुष कहा जाता है। देखो विद्यार्थियों, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र एक विद्वान व्यक्ति थे, इसलिए इनको रोहिलद्दी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिएगा, यह एक विद्वान शासक था, इसलिए इन्हें रोहिलद्दी भी कहा जाता है। देखो, इनके दो रानियां थी, ब्राह्मण रानी का नाम तारा और क्षत्रिय रानी का नाम, क्षत्रिय रानी का नाम भद्रा था। क्या नाम था? भद्रा। देखो, इनकी भद्रा रानी से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ने 4 पुत्र उत्पन्न हुए। पहला भोगभट, दूसरा कद्दक, तीसरा रज्जिल, चौथा दह। कितने हुए विद्यार्थियों? 4 पुत्र। तो रज्जिल की माँ का नाम क्या रहेगा? भद्रा, और पिता का नाम हरिश्चंद्र रहेगा विद्यार्थी। तो भोगभट, कद्दक और दह ये इसके भाई थे, और इनकी एक दूसरी और पत्नी जिसका नाम क्या है? तारा, वो ब्राह्मण रानी है, इनकी ब्राह्मण पत्नी है। और क्षत्रिय पत्नी का नाम क्या है? भद्रा। और भद्रा से 4 बेटे हुए, भोगभट, कद्दक, रज्जिल और दह। अब अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा विद्यार्थियों रज्जिल, और रज्जिल अपनी राजधानी बनाएगा किसको? मंडोर को। देखिएगा, अगला शासक लिखो, रज्जिल। लिखिएगा, ये राजा हरिश्चंद्र का तीसरे नंबर का पुत्र था। कौन से नंबर का पुत्र था? तीसरे। देखिएगा, प्रतिहार लेखों के अनुसार रज्जिल ने 560 ईस्वी में, 560 ईस्वी में शासन आरंभ किया था। देखो, इसने अपनी राजधानी मंडोर
ब्रैकेट में जोधपुर को बनाया था? इसलिए इसे गुर्जर प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा, गुर्जर प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा का संस्थापक भी कहते हैं। इसने विद्यार्थी मंडोर को जीतकर क्या बना ली थी? अपनी राजधानी बना ली थी। और मंडोर में एक यज्ञ करवाया था इसने। यज्ञ का नाम क्या है? राजसूय यज्ञ। देखिएगा, इसने मंडोर में इसने मंडोर में राजसूय यज्ञ भी करवाया था। लिख लिया? लिखिएगा, इसने रोहिस्कूप नगर, संभवतः जोधपुर को कहते थे प्राचीन समय। लिखिएगा, इसने रोहिस्कूप नगर ब्रैकेट में जोधपुर में महामंडलेश्वर मंडलेश्वर का मंदिर है, ये शिव का महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का, महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सा मंदिर बनवाया था इसने? महामंडलेश्वर महादेव मंदिर बनाया था विद्यार्थियों। कहां पर बनवाया था? रोहिस्कूप नगर में। और ये कहां है? जोधपुर को कहते हैं विद्यार्थी। इसलिए इसके दरबारी ब्राह्मण, इसलिए इसके दरबारी ब्राह्मण का नाम नरहरि। क्या नाम है? नरहरि। नरहरि ने इसे राजा की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि दी। तो आपसे पूछा जाए, रज्जिल को राजा की उपाधि किसने दी है? नरहरि ने दी है। नरहरि कौन है? इसके दरबारी ब्राह्मण है विद्यार्थी, उसने ये उपाधि दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि इसने एक मंदिर बनवाया था, महामंडलेश्वर महादेव मंदिर। और कहां पर बनाया था? रोहिस्कूप नगर में बनाया था विद्यार्थी। कहां बनाया था? रोहिस्कूप नगर में बनाया था। बाद में विद्यार्थी इसका एक पोता होगा जिसका नाम होगा नागभट्ट, वो काफी शक्तिशाली शासक बनेगा। अब इसके बाद में जो अगला उत्तराधिकारी बनता है उसका नाम है नरभट्ट। तो अगला शासक लिखो आप, नरभट्ट। नरभट्ट। देखो विद्यार्थियों, अब ये कहाँ का शासक बनेगा? मंडोर का। मंडोर का अगला शासक कौन बन रहा है? रज्जिल के बाद नरभट्ट। देखिएगा, यह है रज्जिल के बाद मंडोर का शासक बना था। रज्जिल के बाद मंडोर का शासक बना था। देखो, महामंडलेश्वर महादेव मंदिर किसने बनाया है? रज्जिल ने बनाया विद्यार्थियों। और कहां पर बनाया था? रोहिस्कूप नगर में। अब इसने भी विद्यार्थियों रोहिस्कूप नगर में एक विष्णु मंदिर बनाया था। रोहिस्कूप नगर में विष्णु मंदिर बनाया। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति शिव मंदिर बना रहा है तो वो शैव धर्म से संबंधित हो सकता है। अगर विष्णु मंदिर बना रहा है तो वैष्णव धर्म से संबंधित हो सकता है। लेकिन इससे जस्ट पहले, अब इस इनको लेकर केवल इतिहासकार कल्पना ही करते हैं।
कल्पना करके कभी उसको शैव धर्म से जोड़ देते हैं, इसको वैष्णव धर्म से जोड़ देते हैं वो। लेकिन एक सहिष्णु शासक होता है, वो दूसरे धर्म को भी तो संरक्षण प्रदान करता है। जरूरी थोड़ी उसने उस धर्म का ग्रहण किया हो तो ही उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा हो, वैसे भी तो उसको संरक्षण प्रदान करता है वो। तो ये अलग, मतलब देखो मेरी बात सुनो, जैसे मेरे एक सोच है कि वो सहिष्णु शासक था, लेकिन एक संकीर्ण सोच का इतिहासकार है, वो तो ये लिखेगा ना वो शैव धर्म से संबंधित था। वो सोच के ऊपर डिपेंड करता है, और कई बार छोटी सोच ज्यादा काम कर जाती है। भाई कई बार जैसे उसने सेव से जोड़ा और आगे भी अगर वो सारी चीजें सेव धर्म से जुड़ रही है तो फिर उसका सटीक इतिहास चल जाता है। अब माना कि मेरी थोड़ी ज्यादा बड़ी सोच थी, ज्यादा के अनुसार मैंने कहा सही सुनू, फिर मेरी मामला आगे सेट ही नहीं हो रहा। तो वो डिपेंड, कई बार जब भी तो कहता हूँ ना, इतिहास में जो भी तथ्य हैं इनमें बहुत ज्यादा मतभेद है, ज्यादा अपने को गहराई से नहीं जाना। तो रोहित स्कूप में इसने क्या बनाया था? विष्णु मंदिर। लिख लिया आपने? रोहित स्कूप नगर में विष्णु मंदिर बनाया था, लिखिएगा। इसने पिल्लीपणी की उपाधि धारण की थी। पिल्लीपणी की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी विद्यार्थियों? पिल्लीपणी। और पिल्लीपणी का अर्थ क्या होता है? गुरुजन और जो ब्राह्मण थे उनको प्रोटेक्ट करने का काम किया था। लिखो, पिल्लीपणी का शाब्दिक अर्थ गुरु और ब्राह्मणों का संरक्षण करता। तो गुरु और ब्राह्मणों का संरक्षण करता होने की वजह से इनको कौन सी उपाधि धारण की थी इन्होंने? पिल्लीपणी की उपाधि धारण की थी। एक विद्यार्थियों चीनी यात्री है, उसका नाम क्या है? हवेनसोंग। उसने विद्यार्थियों इसे पेल्लो पेली के नाम से पुकारा है। किसके नाम से? पेल्लो पेली के नाम से पुकारा है। लिखिएगा, चीनी यात्री हवेनसोंग ने इनको पेल्लो पेली, पेल्लो पेली, इसको डबल ला कर देना, कोई दिक्कत नहीं, पेल्लो पेली के नाम से पुकारा है, जिसका अर्थ होता है साहसिक कार्य करने वाला। साहसिक कार्य करने वाला। कौन सा काम करने वाला? साहसिक काम करने वाला। देख लिया? तो अरिस्तन तो वैसे हमें सामान्य याद रखना है कि ये गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या है? संस्थापक है। और रज्जिल उसका बेटा था, उसके बाद में रज्जिल शासक बनता है। फिर बाद में कौन बनता है? नरभट्ट बनता है। और नरभट्ट कोई ज्यादा खास नहीं था। उसके बाद में नागभट्ट फर्स्ट बनेगा। कौन बनेगा? नागभट्ट फर्स्ट। ये नागभट्ट फर्स्ट वह शासक नहीं है जो भीनमाल में गुर्जर प्रतिहार वंश की शाखा की स्थापना करेगा, वो नहीं है, ये अलग है जाना। ये नागभट्ट फर्स्ट अलग है। ये रज्जिल का पोता है। रज्जिल का क्या लगेगा? ये पोता। देखिएगा, अगला शासक का नाम लिखो, नागभट्ट प्रथम या नाहड़। का नाम क्या मिलता है एक और? नाहड़। लिखो। ये रज्जिल का पोता था। रज्जिल कौन है? गुर्जर प्रतिहार मंडोर शाखा का संस्थापक है, ध्यान रखना। रज्जिल का पोता था। रज्जिल का पोता था। देखो, ये एक महत्वाकांक्षी शासक था। कैसा था ये? महत्वाकांक्षी शासक था। इसने
मेड़तकपुर, अपने क्षेत्र का विस्तार तो करेगा नहीं। इसने मेड़तकपुर ब्रैकेट में मेड़ता नागौर को जीत कर अपनी राजधानी बना लिया था। तो कुछ समय के लिए विद्यार्थी अपनी राजधानी मेड़ता भी रहेगी इनकी, लेकिन मेन तो राजधानी मंडोरी थी। देखिएगा, इसकी रानी का नाम जज्जिका देवी क्या था विद्यार्थियों? जज्जिका देवी था, जिससे दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम तात और एक का नाम भोज। एक का नाम क्या है? तात। एक का नाम, बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है? अब देखो विद्यार्थियों, नियमानुसार नागभट्ट फर्स्ट के बाद में या नाहड़ के बाद में जो मंडोर शाखा है का शासक कौन बनेगा? तात बनना चाहिए। कौन बनना चाहिए? तात। लेकिन तात नहीं बनकर कौन बनता है अगला शासक? भोज बनता है। एक मिनट देख, अगला शासक क्या नाम लिख रखा मैंने? भोज। तो विद्यार्थियों अगला शासक भोज बनेगा, लेकिन भोज क्यों बना उसके पीछे मैं बता देता हूँ। नियमानुसार तो तात बनना चाहिए था, लेकिन जब बड़ा बेटा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है, उसको राजपाट में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो, तो फिर छोटा भाई को क्या बना दिया जाता है? उसका उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। तो बड़े भाई को या इसके नागभट्ट के बड़े बेटे को उत्तराधिकारी बनने में इंटरेस्ट नहीं था, तो इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? भोज बनता है। लिखिएगा अगला शासक भोज। भोज। या विद्यार्थियों हम ये कह सकते हैं कि नागभट्ट फर्स्ट था ना, इसके समय मुख्य राजधानी तो मंडोरी थी। मुख्य राजधानी तो कौन सी थी? मंडोर। लेकिन एक और राजधानी बना लिया था इसने, किसको? मेड़ता को बना लिया था विद्यार्थियों, है ना। अब अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा भोज। तो भोज अपनी राजधानी किसको रखेगा? मंडोर को ही रखेगा। किसको रखेगा? मंडोर को। अगला लिखिएगा भोज। देखो इसके बड़े भाई का नाम, भोज के बारे में लिखो, इसके बड़े भाई का नाम तात था। क्या था? तात। हाँ, तात। हाँ, जिसने आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण उत्तराधिकारी पद का त्याग किया। उत्तराधिकारी पद का त्याग किया, इसलिए भोज को शासक बनाया गया, है ना। लिख लिया। अब देखो अगला शासक भोज के बारे में लिखा है। भोज दो बार कैसे आ गया? नहीं था ये। तो भोज की जगह पे बनना कौन चाहिए था? तात बनना चाहिए था, लेकिन तात नहीं बन के कौन बन गया? भोज बन गया। फिर उसके बाद में अगला शासक बनता है विद्यार्थी सीलुक। कौन बनता है? सीलुक बनता है। लिखिएगा, इसने जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तिलुक ने। देखो इसने देवराज भाटी को भी परास्त किया था। देवराज भाटी को भी पराजित किया था।
और देवराज भाटी कहाँ का शासक है? वल्लभ मंडल या वल्ल मंडल, हाँ जैसलमेर को कहते हैं वल्ल मंडल। देवराज भाटी वल्ल मंडल का शासक था, उसको भी पराजित किया था इसने। अब सिलूक के बेटे का नाम है विद्यार्थियों झोट प्रतिहार। क्या नाम है? झोट प्रतिहार। तो अब इसका बेटा शासक बनेगा, अगला लिखो झोट प्रतिहार। पिता का नाम लिखो। झोट प्रतिहार के पिता का नाम क्या है? सिलूक। देखिएगा विद्यार्थी, ये एक प्रसिद्ध वीणा वादक था। देखो यह है एक प्रसिद्ध वीणा वादक था। तो गुर्जर प्रतिहार का वह राजा जो एक प्रसिद्ध वीणा वादक था, उसका नाम क्या आता है? झोट प्रतिहार। और गंगा नदी में जाके इसने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो गंगा नदी में जाकर इसने मुक्ति प्राप्त की थी। इसने गंगा में जाकर मुक्ति प्राप्त की थी। लिख लिया? अगला राजा लिखो विद्यार्थियों, कक। क्या नाम है? कक। देखो इसने भाटी वंश की राजकुमारी पद्मिनी से विवाह किया था, जिससे पाउक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो बाउक किसका बेटा है? कक का। लेकिन कौन सी रानी से है? भाटी वंश की रानी पद्मिनी का बेटा है। देख लिया? देखो इसकी दूसरी रानी का नाम दुर्लभ देवी था। दुर्लभ देवी था, जिससे कक्कुक। क्या नाम है? पूरा ही क्या है इसमें तो, कक्कुक का जन्म हुआ। देख लिया विद्यार्थी? देखो कक एक अच्छा कवि, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता और वैयाकरण था, व्याकरण का अच्छा जानकार। कवि, ज्योतिष शास्त्र और वैयाकरण था। देख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, गुर्जर प्रतिहारों का झगड़ा चल रहा था किससे? पाल वंश से, जो पूर्व की तरफ थे, बंगाल की तरफ थे। और दक्षिण में कौन थे? राष्ट्रकूट। इनसे हमेशा इनकी प्रतिरोध चलता रहा है। तो एक बार इसने बंगाल में जाकर भी युद्ध किया था। देखिएगा कक ने मुंदगिरी में, वहां पर मुंदगिरी, और मुंदगिरी पड़ता है विद्यार्थियों मुंगेर। मुंदगिरी का मतलब क्या है? मुंगेर। और मुंगेर कहाँ है? बिहार, बंगाल के पास में है ना।
पहले बिहार, उड़ीसा, बंगाल ये सब एक में शामिल थे। मुंदगिरी ब्रैकेट में मुंगेर बिहार में जाकर गोडो के साथ, गोडवंश था वहां पे ना, गोड गोडो के साथ युद्ध किया और विजय हासिल की। अब देखो, बंगाल में एक वंश है विद्यार्थियों जिसका नाम है पाल वंश। क्या नाम है? पाल वंश। पाल वंश का एक शासक है जिसका नाम है धर्मपाल। तो धर्मपाल के विरुद्ध भी ये इसने अभियान किया था। देखिएगा, कक ने बंगाल के शासक बंगाल के शासक धर्मपाल, और धर्मपाल क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि पाल वंश का है वो। धर्मपाल ब्रैकेट में पाल वंश लिख सकते हैं, के विरुद्ध युद्ध किया था। लिख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, अगला जो कक के बाद में जो अगला शासक बनेगा वो बनेगा विद्यार्थियों बाउक। कौन बनेगा? बाउक। और बाउक की माता का नाम क्या है? पद्मिनी। और पिता का नाम क्या है? कक। और ये भाटी वंश की जो राजकुमारी थी या रानी थी पद्मिनी, उससे उत्पन्न पुत्र है, ध्यान रखना। लिखिएगा, अगला शासक बाउक। लिख लिया? पिता का नाम लिखो कक। पिता का नाम क्या है? कक। माता का नाम लिखो पद्मिनी। भाई का नाम लिखो कक्कुक। भाई का नाम क्या है? कक्कुक। लेकिन विद्यार्थियों, कक्कुक इसका सौतेला भाई है, देखो, जो कि इसका सौतेला भाई था। सौतेला भाई था। और कक्कुक की माता का नाम क्या है? हैं? कक्कुक की लिखा हुआ है सब कुछ, दुर्लभ देवी। सौतेला भाई था यानी दुर्लभ देवी से उत्पन्न पुत्र था वो, है ना? ओके, देखिएगा, बाहुक ने 837 ईस्वी में, बाहुक ने 837 ईस्वी में मंडोर के विष्णु मंदिर, मंडोर के विष्णु मंदिर में एक प्रशस्ति लगवाई। पट्टी होती है ना एक, प्रशस्ति लगवाई, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। तो विद्यार्थी, बाउक का जो प्रशस्ति है या बाउक का जो शिलालेख है उसमें इसकी जानकारी, गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कौन सी ईस्वी के आसपास का है ये? 837 ईस्वी के आसपास का है, और मंडोर में है ये, जोधपुर में। और एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? विष्णु मंदिर। वहां पे ये प्रशस्ति गई थी उसने। लिख लिया? अब जो अगला शासक बनेगा विद्यार्थियों, वो बनेगा कक्कुक, इसका भाई। अगला शासक लिखो आप, है ना, लास्ट में जाके एक लिस्ट बनाना पहले पूरी, कौन कैसे बना शासक। कई बार पलड़ा इधर चल जाता है, कई बार वापस इधर आ जाएगा ना, ऐसे। कक्कुक। पिता का नाम क्या है? कक। माता का नाम? भाई का नाम? बाउक। लेकिन यहाँ भाई सोतेला है, और बाउक किसका बेटा है? पद्मिनी का बेटा है। और वहां लिख लिया तो आप लिंक कर लेना कैसे करके, याद। लिखो, इसने एक स्तंभ
का निर्माण मंडोर में तथा दूसरे स्तंभ का निर्माण रोहिस्कूप नगर में। रोहिस्कूप नगर किसको कहते हैं? जोधपुर शहर को, जोधपुर शहर। मंडो एक तो कहां पर स्तंभ बनाया विद्यार्थी इसने? मंडोर में। दूसरा रोहिस्कूप नगर में, जमा नहीं, वापस बोलो। करवाया था। देखिएगा, इसने दो शिलालेख भी लगवाए थे जिन्हें घटियाला शिलालेख कहते हैं। क्या कहते हैं? घटियाला लेख या शिलालेख जो भी है, पत्थर पे लिखाते हो शिलालेख बोलते हैं ना। तो घटियाला शिलालेख किसने लिखवाया विद्यार्थियों? कक्कुक ने लिखवाया था। और बताओ घटियाला शिलालेख हमें जानकारी देगा कि नहीं देगा गुर्जर प्रतिहारों के बारे में? इस और घटियाला शिलालेख कहाँ है? जोधपुर में। अब देखो ये मंडोर में जिसने जो प्रशस्ति लगवाई, ये बाउक प्रशस्ति, ये बाउक शिलालेख भी कहते हैं इसको। तो बाउक शिलालेख भी हमें जानकारी देगा इसकी, देगा कि नहीं देगा? दोनों भाई इस वंश की जानकारी के स्रोत बन रहे हैं आगे जाके। कई बार कहते हैं ना, हम किसी राजवंश का इतिहास पढ़ना चाह रहे हैं तो उस राजवंश से संबंधित कोई हमें पुरातात्विक स्रोत मिलना चाहिए या फिर कोई साहित्यिक स्रोत मिलना चाहिए, और उन दोनों में अगर वेरीफाई हो जाती है एक ही बात, तो फिर वो इतिहास सही है, मतलब गलत नहीं है। देखिएगा, घटियाला अभिलेख के अनुसार, नोट डालो, घटियाला लेख के अनुसार, लेख लिख लो, शिला लेख लिख लो, बात एक ही। इसमें लिखी हुई है बात, किसमें? घटियाला लेख में। घटियाला शिलालेख के अनुसार कक्कुक ने, ये घटियाला शिलालेख शायद आजकल वहां पड़ता है फलोदी में शायद, देख लेंगे एक बार इसको। घटियाला शिलालेख के अनुसार कक्कुक ने आभीरों को पराजित करके, किसको? आभीरों को पराजित करके घटियाला में, जगह का नाम है, घटियाला में महाजनों को बसाया था। महाजन होते ना बढ़िया, किसको बसाया था विद्यार्थियों? महाजनों को बसाया था। महाजन होते हैं व्यापार करने का काम करते हैं, और उनके व्यापार में वृद्धि की थी। लिख लिया विद्यार्थियों? तो ये हो गया विद्यार्थियों आपका कौन सा, अ, कक्कुक तक। देखो हमने स्टार्ट किया था रज्जिल से, कहां से? रज्जिल से। रज्जिल से लेकर कक्कुक तक, रज्जिल से लेकर कक्कुक तक मंडोर के शासक बन रहे हैं सारे। कहाँ के शासक बन रहे हैं? मंडोर शाखा के। अब अगली जो शाखा की स्थापना करेगा वो नागभट्ट फर्स्ट करेगा, और वो करेगा भीनमाल। मतलब अपनी राजधानी मंडोर से कौन सी, किसको बना लेगा? भीनमाल को बनाएगा विद्यार्थी। तो आप पॉइंट डाल सकते हो आप चाहो तो, भीनमाल शाखा। मतलब इससे पहले जो भी पढ़ा ना आपने, वो मंडोर शाखा पढ़ी थी। अब भीनमाल शाखा, एक छोटा सा पॉइंट डाल देना वैसे ही, जिससे एक आइडिया बढ़ जाएगा भाई इससे पहले मंडोर के शासक रहे हैं। भीनमाल शाखा। अब उसमें लिखो पहला शासक नागभट्ट प्रथम। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पढ़ रहे हैं हम, ये भीन, पहले तो ये कौन सी थी? मंडोर शाखा। अब भीनमाल। तो भीनमाल में विद्यार्थियों चावड़ों का शासन हुआ करता था। किसका?
चावड़ो। तो चावड़ो को हराकर गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी शाखा की स्थापना कर दी। यहाँ तो लिखिएगा, गुर्जर प्रतिहारों ने चावड़ो को पराजित करके भीनमाल में गुर्जर प्रतिहार वंश स्थापित किया और अपनी राजधानी बनाई। लिख लिया? अब देखो मैं टाइम पीरियड बता रहा हूँ, लेकिन इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद हो सकता है। इसका जो टाइम पीरियड बताते हैं वो 730 से लेकर 756 ईस्वी के आसपास बताते हैं। तो इसमें इसका जो पहला शासक बनता है वो कौन बनता है? नागभट्ट फर्स्ट बनता है। नागभट्ट का शासनकाल होता है 730 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी तक। तो शासनकाल लिख लो इसका, 730 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी तक। लिख लिया? इसके उपनाम लिख लो। किसके? नागभट्ट के उपनाम। उपनाम लिखो विद्यार्थियों। मलेच्छ नाशक, क्या नाम था इसका? मलेच्छ नाशक। देखो विद्यार्थियों, मलेच्छ मुसलमानों को कहा जाता था। कहा जाता था, तो मुसलमानों का नाश किया था इसने, इसको क्या क्या नाम दिया गया? मलेच्छ नाशक आ गया। और लिखो, राम का प्रतिहार, क्या कहते हैं इसको? राम का प्रतिहार भी कहते हैं। नारायण की मूर्ति का प्रतीक, नारायण मूर्ति का प्रतीक भी क्या कहा जाता है इसको? देखो, क्षत्रिय ब्राह्मण के दंभ का नाशक, ऐसा क्षत्रिय जो ब्राह्मण दंभ का नाशक। देखो, इसे नागवलोक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नागवलोक। देखो, इसके दरबार को नागवलोक दरबार भी कहते हैं। देखो विद्यार्थियों, एहोल अभिलेख का नाम सुना होगा आपने। किसका है? हैं? पुलकेशिन द्वितीय का। तो पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख भी इसके बारे में जानकारी देता है। देखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय का, चालुक्य शासक है ना पुलकेशिन, चालुक्य नरेश, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख भी नागभट्ट फर्स्ट के बारे में जानकारी देता है। विद्यार्थी, इसने बीनमाल को जीत लिया था। बीनमाल को जीत कर तो बीनमाल को क्या बनाया था इसने? राजधानी बनाया था। और उस समय जालोर अलग हुआ करता था। उस समय क्या होता था? जालोर, जालोर को जीत लिया इसने। आबू क्षेत्र को भी जीत लिया था। आबू पड़ता सिरोही में। देखिए, इसने बीनमाल, जालोर और आबू तथा आसपास के कई क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। अपने अधीन कर लिया था।
ये लिखा दिया कि इसने अपनी राजधानी भीनमाल को बनाई। लिखो, इसने अपनी पहली राजधानी भीनमाल को तथा दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया था। एक तो किसको बनाया इसने? भीनमाल को बनाया पहली राजधानी तो, और सेकंड राजधानी उज्जैन को बनाया था। और उज्जैन कहाँ है? एमपी में, ध्यान रखना, वर्तमान एमपी में। महाकाल है ना, महाकाल मंदिर है ना उज्जैन में। देखिएगा, इसके समय विद्यार्थियों काफी मतलब ऐसे प्रसिद्ध शासक था, ये काफी वीर भी शासक था। इसके समय सभी राजपूत वंश इसके सामंत बन गए थे, मतलब इसके अधीनता स्वीकार कर ली, कहने का मतलब सभी राजपूत वंशों ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। चाहे विद्यार्थी वो गुहिल वंश से संबंधित हो, इससे गुहिल, गुहिल गुहिलोत आगे जाके राणा महाराणा सिसोदिया कहलाएंगे, ध्यान रखना, तो उन्होंने भी इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। साथ ही में आपको पता है शाकंभरी, अजमेर, ये जो चौहान हुए हैं, चौहान भी एक राजपूत हुए हैं शासक, उन्होंने भी इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। और परमार वंश ने भी ने सभी राजपूत राजाओं ने इसकी क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली, राजपूत वंशों ने, जैसे गुहिल वंश, चौहान वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, चंदेल, और चालुक्य वंश, गुजरात में था ना चालुक्य, इन वंशों ने भी इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इतना वीर शासक था विद्यार्थी। अब जब भारत का आप इतिहास पढ़ते हैं तो उनमें इन सभी वंशों के बारे में पढ़ना होता है, गुहिल वंश, चौहान वंश। चलो वहां थोड़ा सा कम ये लिखवा देते, चौहान वंश को राजस्थान में पढ़ा देंगे, इतना लिखा सकते हैं वहां पर, है ना। लेकिन पढ़ना तो पड़ता है ना, भारत का इतिहास पढ़ोगे तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अब राजस्थान में परमार, इनके बारे में चंदेल और चालुक्य कहाँ मिल रहे हैं हमें, तो अब इनके बारे में डिटेल से कहाँ पढ़ोगे आप? भारत के इतिहास में पढ़ोगे, और भारत का मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं उसमें, और उसमें भी जो राजपूत काल होता है ना उसमें। और राजपूत काल सल्तनत काल की स्थापना होती है उससे पहले पहले, और गुप्त काल के बाद। गुप्त काल तो प्राचीन भारत में आता है, उसके बाद गुप्त काल जैसे समाप्त होता है तो गुप्तोत्तर काल आता है, गुप्तोत्तर काल के बाद में फिर ये मिक्स में चलता है। एक तरफ ये राजपूत शासक चलते हैं, एक तरफ भक्ति आंदोलन हो रहा है, एक तरफ सूफी आंदोलन हो रहा है, सूफी संत वगैरह होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ते हैं, एक तरफ दक्षिण भारत के राजवंश स्टार्ट हो जाते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं फिर। चलो, और लिखो विद्यार्थी, कवि माघ का संबंध भी भीनमाल से रहा है। कवि माघ का संबंध भी भीनमाल से रहा है, जिन्होंने एक संस्कृत महाकाव्य की रचना की जिसका नाम है शिशुपाल वदम। एक संस्कृत महाकाव्य विद्यार्थी जिसका नाम क्या है? शिशुपाल वदम। का रचनाकार कौन है? कवि माघ। और कवि माघ का संबंध कौन सी रियासत से था विद्यार्थियों? भीनमाल से। किससे था? भीनमाल से था। देखिएगा, ग्वालियर कहां पड़ता है? एमपी में। लिखो, ग्वालियर के अभिलेख में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का, ब्रैकेट में अरब सैनिक, अरब सेना का, मलेच्छ मतलब मुसलमान, मलेच्छ ब्रैकेट में अरब सेना को पराजित करना बताया गया है। मतलब ग्वालियर का अभिलेख है वो भी हमें इसकी जानकारी देता है ना। ग्वालियर का अभिलेख क्या कहता है? कि इसने मलेच्छों को पराजित किया था, अर्थात अरब जो आक्रमणकारी थे उनको पराजित किया था, और अपना जो क्षेत्र था, अपना जो साम्राज्य था उसका विस्तार किया था इसने। देखो, इसके समकालिक अरब का शासक जुनैद था।
ये ऐसे सवाल बनते हैं विद्यार्थियों कई बार कि जिस समय भीनमाल का शासक नागभट्ट प्रथम था, उस समय अरब शासक कौन था? कौन था विद्यार्थियों? जुनैद। जुनैद था, जिसकी जानकारी अल बिलादुरी देता है। कौन देता है? अल बिलादुरी। अल बिलादुरी का जो वर्णन है उसमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि जिस समय बेनमाल में नागभट्ट प्रथम का शासन था, उस समय अरब का शासक कौन था? जुनैद। लिख लिया? अगला शासक से पहले एक नोट डाल लो। विद्यार्थियों, इसकी कोई संतान नहीं थी। तो जब किसी कोई संतान नहीं होती तो उसको गोद लेता किसी न किसी को। देखिएगा, इसके संतान नहीं थी, ये निसंतान था, इसलिए इसने अपने भाई तेजवर्धन के पुत्र ककुस्त ककुस्त को गोद लिया था। लिख लिया विद्यार्थियों? तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।